देखो, ये सवाल क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ दिया है, ये दिया है, तो कॉनकेव मिरर बना दो। ये है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। इन सच अ वे दैट क्लोजर एंड ऑफ क्लोजर एंड टू द पोल इज 30 सेंटीमीटर। यानी कि किसका क्लोजर एंड? ऑब्जेक्ट का क्लोजर एंड का बात कर रहा है ना। तो अगर ये 15 का इसका फोकल लेंथ है, तो 15 कहीं यहां होगा, 30 कहीं यहां पर होगा। 30 क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और यहां पर ऑब्जेक्ट का क्लोजर एंड है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा हुआ, ठीक है। ये है 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो आपसे पूछा है कि इमेज कहां पर बनेगा। तो देखो बेटा, अपने को क्या पता होता है, अपने को क्या पता होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो भी पॉइंट सी पर है, वो इमेज सी पर ही बनाएगा और दूसरा कहीं इधर बनेगा। ये अपने को बताना है। तो अगर इसका ए था, ये बी है, तो अपने को बी डैश की वैल्यू निकालनी है। अगर इसके लिए देखें बी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा यहां से यहां तक का? बी का डिस्टेंस निकाल लो। वो कितना होगा? वो होगा, क्योंकि यू आप अपोजिट टू द रे डायरेक्शन जाएंगे, तो कितना आप लिखेंगे? -35 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू है -35। कैसे? 30 + 5, तो यू की वैल्यू है -35 सेंटीमीटर। जब आप एफ निकालेंगे, एफ की वैल्यू -15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग बी निकाल लेते हैं। अपने पास फॉर्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f के बराबर, ठीक है। अब ये अपने को पता है, 1/v निकालना है। इसको मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख देता, या यहाँ रहने देता पहले। यहाँ पे आ गया 1/- कितना? u की वैल्यू 35, -1/15, ठीक है। यानी 1/v इज इक्वल टू आया -1/15 + 1/35, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -105/4 के बराबर। यानी आप इसको अगर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये डिस्टेंस कितना आया हमारे पास? -105/4, ठीक है। ये आया हमारे पास 105/4। तो अगर आप इसको लिख दिया -105/4, लगभग 27 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना था? 30 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर था। जब आप दोनों को माइनस कर देंगे, यही होगा लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज अगर मैं निकालूं, तो क्या लिख सकता हूँ? 30 माइनस, तो लगभग ये आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो बेटा, इस सवाल में हमारे से क्या बोल रहा है कि एक शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट है बी। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो मैं अगर डेल्टा ऑफ लेंथ ऑफ क्या बोलूं, ऑब्जेक्ट बोलूं, तो वो है बी के बराबर। is placed along the axis of concave mirror of focal length f। तो focal length f दिया है at a distance u from the mirror। तो हमें पता है, इसको u लिख सकते हैं आप, है ना, या -u, जो भी आप लिखना है लिख लेंगे बाद में, ठीक है। चाहो तो -u लिख लीजिए। फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर द साइज ऑफ इमेज इज, मतलब डेल्टा एल ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है। चलिए, अपने को पता क्या है बेटा? 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ये अपने को पता है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट, क्योंकि डेल्टा के फॉर्म में लाना है, तो डिफरेंशिएट करूं तो क्या लिखेंगे? माइनस माइनस डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर माइनस डेल्टा u अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि आप डेल्टा v को क्या लिखेंगे? जब सबको u वैल्यू सब कुछ रख दो, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, है ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सब कुछ इनटू डेल्टा यू के बराबर लिख सकते हैं आप। ये क्या है? ये तो मैग्निफिकेशन है ना। यानी आप क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ डेल्टा वी, ये क्या है? इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू डेल्टा यू के बराबर।
डेल्टा यू के बराबर, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये बात हम लोग लिखें, जैसे ही ये बात हम लोग लिखें, मैग्नीट्यूड चाहे तो m कर सकते हैं, और भी आप चाहो तो यहाँ माइनस लोगे तो माइनस साइन हट जाएगा, जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस रखोगे, u की वैल्यू माइनस में है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो वो फाइनली पॉजिटिव में ही आ जाएगा, जैसी आपकी इच्छा कर सकते हैं। अब डेल्टा v मतलब क्या है हमारे पास, डेल्टा ऑफ लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन f और u के टर्म्स में मैग्निफिकेशन क्या होता है, f माइनस u का होल स्क्वायर इनटू ये क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा डेल्टा एल नॉट, जिसकी वैल्यू क्या दी है, डेल्टा एल नॉट की वैल्यू क्या दी है, बी के बराबर, तो मैं डायरेक्टली बी लिख देता हूं। यानी हमारा आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर। देख बेटा, हमारे पास क्या दिया है, ये टावर दिया हुआ है ना, और इस टावर के पास मिरर रखा हुआ है, टावर से यहां से मिरर रखा हुआ, बिल्कुल सटा हुआ भी हो सकता है, चलो यहां से सटा देते हैं, मिरर रखा हुआ हमारे पास, तो मिरर को बना देते हैं। ये दिया है कितना, 60 मीटर का मिरर है ना, यही बोल रहा है क्या, 60 मीटर, 60 मीटर के डिस्टेंस पे मिरर रखा हुआ है, थोड़ा छोटू सा मिरर है मान लीजिए, तो 60 मीटर के डिस्टेंस पे क्या लिखा है, एक प्लेन मिरर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द, तो चलो ये डिस्टेंस को हम लोग 60 मीटर रखते हैं, बट मिरर को यहीं पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग मिरर को प्लेस कर दिए, तो मान लीजिए इस जगह पे अपना मिरर है, छोटा सा, बहुत छोटा सा मिरर है। अच्छा, द टॉप ऑफ टावर एंड इट्स इमेज इन द मिरर, तो इसका जो टावर है, इसका इमेज किधर बनेगा, नीचे बनेगा, है ना, एग्जैक्टली exactly। आप देखो, सपोज मान लो आप पानी के किसी बिल्डिंग के पास, मान लो कोई पूल है ना, या पानी का ये है, तो आपको क्या दिखता है, बिल्डिंग का हाइट नीचे भी दिखता है ना अपने को, वही बात बोल रहा है कि वहां पे अगर मिरर रख देंगे तो आपको क्या दिखेगा, उसका इमेज नीचे की तरफ दिख रहा है। ये क्या बोला है, जो टोटल डिस्टेंस या टोटल एंगल है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये क्या है, इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है, ऐसा सवाल में बोला गया है, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा ना, ये 45 डिग्री होगा, बस कहानी खत्म। यानी 1045 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, h अपॉन 60 के बराबर, यानी h की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर। खत्म। देख बेटा, अपने से इस सवाल में क्या बोला है, ये दोनों मिरर है, ए और बी मिरर है, और ऑब्जेक्ट रखा है ए से 15 मीटर की दूरी, ठीक है, तो पहला इमेज तो बनेगा 15 पे ही, ठीक है, इमेज 1 ए में जो बनेगा वो 15 पे बनेगा। अब यहाँ पर 5 में है, इसका इमेज यहाँ बनेगा कौन सा, 5 पे। अब ये जो इमेज बना है, ये जो इमेज बना है, वो किसके जैसा एक्ट करेगा, इसका IB1 बोलते हैं, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। सिमिलरली जैसे आप पार्लर में बैठे होते हैं, तो आप एक मिरर के पास होते हैं, दूसरे से दूर है, और आपका मल्टीपल इमेज फॉर्म होता रहता है। तो अब दूसरा इमेज जो बनेगा, उसके लिए डिस्टेंस ए में दूसरा इमेज बनना है, तो कितना डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक 20 और ये 5, 25, तो 25 डिस्टेंस पे एग्जैक्टली बनेगा फिर से दूसरा डिस्टेंस, ये बन जाएगा IA2। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देख बेटा, इसमें ये तो इमेज इसका बना, इसका इमेज भी बनने वाला है, ठीक है, इसका इमेज भी बनने वाला है, तो इसका इमेज कितने में बनेगा, तो ये है हमारे पास 30, 30, 20 और ये 15, तो IB2 कितना होगा, IB2 ये कितना होगा बेटा, 35 पे बनेगा, है ना, यहां से ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखो बी के लिए तो वो 35 है, तो ये 35 डिस्टेंस पे बनेगा, सेंटीमीटर पे जो भी। अब अगर इसके लिए ये देखें, हमारे लिए ए के लिए IB2 ए के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, है ना, समझना, IB2 ए के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा,
तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये होगा 55, यानी ए से 55 की दूरी पे तीसरा बनेगा। पहला बना था 35 पे, 15, 35, 55 पे तीसरा इमेज बना। तो कौन सा नहीं है, 15 है, 25 है, 55 है, 45 नहीं है, यानी कि अपने लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 45 सेंटीमीटर वाला इमेज इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो बेटा इस सवाल में क्या बोल रहा है, दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड है एक दूसरे से, है ना, एट एन एंगल 60 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट आता है, इंसिडेंट करता है m1 एट एन एंगल ऑफ i, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल बन जा रहा। तो एंगल आई पाया, टकराया, और ये जो फाइनल रे जा रहा है वो पैरेलल बन जा रहा है। ठीक है, वो पैरेलल बन जा रहा। तो ये है हमारे पास आई, ये है आई। ठीक, ये है आई। अच्छा, अब अपने को बताना क्या है कि ये पैरेलल हुआ है तो एंगल कितना होना चाहिए, ये बताना है। इसका एक कंडीशन भी था और ज्योमेट्रिकली भी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये अगर पैरेलल हो गया है बेटा, ये अगर पैरेलल हो गया है रे, तो एंगल आप ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हैं। जिनका नहीं आया है वो अब ट्राई करें ज्योमेट्रिकली निकालने का, और अभी उनको दिखेगा कि आप एंगल को ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे, रुको मैं परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर परपेंडिकुलर, इस वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा। तो अब आप ट्राई करिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। एक बार वापस से अब ट्राई करें जो थे। देखो, अगर ये 60 डिग्री है बेटा तो ये 60 डिग्री होगा, है ना, ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और ये 60 डिग्री है हमारे पास। अगर ये 60 डिग्री है हमारे पास, तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, परपेंडिकुलर है तो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 30 डिग्री डायरेक्टली। उसके बाद एक और रिलेशन मैंने बताया था आपको, याद करो, अगर आपको याद है कि यहाँ पर अगर थीटा हो और रे ऑफ लाइट आकर टकरा कर निकल जाए, पैरेलल होता जाए, तो आप क्या लिख रहे थे उस टाइम पे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा के बराबर आया था। याद करना, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर आया था। ये वाला पोर्शन को हम लोगों ने 2 अल्फा लिया था, ये वाला पोर्शन को 2 बीटा लिया था। यहाँ पे क्योंकि स्पेशल केस है 60 डिग्री है तो हम लोग निकाल सकते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 30 डिग्री। ये सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है। कैसा एग्जाम्पल है, सपोज आप कार में बैठे हैं, ड्राइवर सीट पे हैं आप, और आप जो कार का मिरर है उसमें देख रहे हैं कि पीछे से कोई कार आ रहा है। ठीक है, तो कार 1 इज मूविंग, और कार का कॉन्वेक्स मिरर है, तो लिखा भी होता है मिरर में, देखा होगा, ऑब्जेक्ट अपीयर्स क्लोजर, लिखा है ना, देखा होगा उसमें साइड में लिखता है, द ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर अपीयर्स इज एक्चुअली मोर क्लोजर closer देन, than they are. है ना। तो वही बात को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कभी देखना मिरर में ये भाषा का प्रयोग होता है, एग्जैक्टली तो नहीं बात पता क्या बोलता है, बट उसके कहने का तात्पर्य है कि ऑब्जेक्ट जो आपको कार में मिरर में दिख रहा है वो एक्चुअली में बहुत पास है जितना वो दिख रहा है, ये बोला जाता है। अब देखो ये कार में है, कार का मिरर है, तो दोनों की रफ्तार तो सेम है, मतलब मिरर भी जा रहा है और कार भी जा रहा है कितने से, जितना कार का स्पीड है। तो कार 1 ले लेते हैं, ये है 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से इसका फोकल लेंथ, इस मिरर का फोकल लेंथ दिया है 4 मीटर के बराबर। अच्छा, ड्राइवर इन द कार नोटिस, दूसरा कार जो कि 12 मीटर दूर पे है, तो 12 मीटर दूर पे एक दूसरा कार है, 12 मीटर दूर एक कार है जिसकी कोई रफ्तार है v, उसका इमेज सीन बाई कार 1, तो कार 1 का जो ड्राइवर है उसको दिखता है कि इस कार का इमेज आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। यानी ये क्या है, ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो बात पढ़े थे, अपने पास पता है मिरर के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर
इज इक्वल टू माइनस इंटू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए कुछ डाटा है क्या हमारे पास? तो देखो हमारे पास मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फोकल लेंथ दिया हुआ है, एफ दिया है जिसकी वैल्यू 4 मीटर है। उसके बाद u दिया है जिसकी वैल्यू -12 है। तो मैग्निफिकेशन को अगर मैं लिखूं, इधर साइड में लिख रहा हूं, मैग्निफिकेशन कितना होता है बेटा? मैग्निफिकेशन वो होता है f अपॉन f माइनस यू। यानी f तो यहाँ पे पॉजिटिव है 4, ये है 4 माइनस ऑफ -12, यानी ये 16 आया, 1/4 मैग्निफिकेशन आया इसका। चलिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये दिया हुआ है हमारे पास। तो कितना दिया हुआ है ये देखो, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं तो ये पीछे की तरफ है, मतलब ये माइनस होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है? -1 है। माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, तो ये तो आया हमारे पास 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। और यहां पर आया हमारे पास क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे लिए ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अच्छा, बस अब इसे सिंप्लीफाई करिए और देख लीजिए क्या क्या है। तो माइनस ये इधर चला जाएगा तो कितना है? -16 इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर जो भाग रहा है वो किससे भाग रहा? 5 से भाग रहा। यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया? 21 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन समझते हैं। और उसको समझने से पहले थोड़ा सा एक और बात हम लोग फील करते हैं, फिर आगे आएंगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है। मतलब लाइट जो कि एक मीडियम में है, वो अगर दूसरे मीडियम में जाता है, सपोज एयर से वो ग्लास में गया या एयर से पानी में गया, वो सब हम लोग रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि अगर सपोज बकेट में पानी भरो, उसमें एक सिक्का डाल दो तो आपको दिखता है वो ऊपर आ रहा है, रिफ्रैक्शन है वहां पर भी। आप पानी के अंदर है, आप अपने नाटू दोस्त को दिखते हैं तो वो लंबा दिखता है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हो क्या रहा है? यहाँ पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये एक मीडियम, ठीक है, मीडियम, इसका मीडियम 1 या मीडियम 2 दे सकते हैं। तो लाइट जब आ रहा है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसा है जो कि सेम रहता है, क्योंकि ये सोर्स पे डिपेंड कर, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। बट चेंजेस क्या क्या होंगे? वेवलेंथ चेंज हो जाता है और स्पीड चेंज हो जाता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है? तब तब स्पीड उसकी चेंज होती है। और अपने को पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ है। तो अगर मान लो मीडियम 1 में स्पीड इंक्रीज हुआ है, मान लो जो मीडियम 1 में स्पीड ज्यादा है, v1 ज्यादा है और इसमें v2 कम है, v2 कम है, तो क्या होगा उस बात को समझो बेटा। अगर स्पीड ज्यादा है हमारे पास, है ना, तो और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ भी ज्यादा है, यहां से यहां तक का एक वेवलेंथ। बट इसमें वेलोसिटी कम हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेवलेंथ भी कम हो गया। ठीक है, ये है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा था, यहाँ पे वेवलेंथ कम हुआ, कम हुआ। ठीक है, मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा तो ये चेंजेस होते हैं। अच्छा, इसी के बाद एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक है।
अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट का जो स्पीड है वो कम हो रहा है। बट कितने फैक्टर से कम हुआ, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग म्यू से जनरली डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, ये बताता है फैक्टर बाय विच factor by which speed of light of light gets reduced in medium. इन अ मीडियम, मतलब म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? म्यू को अगर हम लोग बोलें, जो म्यू की वैल्यू है जनरली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही रहेगी। 1 किसके लिए है? एयर के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं, है ना। एक्चुअली में ये 1 वैक्यूम के लिए लिया जाता है, बट स्टिल हम लोग एयर के लिए भी उसे 1 ही लेकर चलते हैं। आइए, तो म्यू को क्या है? म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी है हमेशा। मतलब ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो इसकी वैल्यू क्या है? सी बाई वी के बराबर, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या है? सी बाई वी है। ठीक। तो अगर हम लोग पूछें कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है क्या? अगर बोला जाए कि रिफ्रैक्शन है क्या, रिफ्रैक्शन है क्या, अगर बोला जाए व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो देखो बेटा, बहुत ही आसान सी बातें हैं। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो बेंड कर जाती है या अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। वो टुवर्ड्स द नॉर्मल भी जा सकती हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और वो बेंड कर जाए अपने ओरिजिनल पाथ से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस बात को हम लोग लिख लें तो क्या लिखेंगे कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे बेंडिंग ऑफ लाइट रे while while changing medium while changing medium is known as refraction। या दूसरा डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं कि when ray of light goes from one medium to another medium, it deviates from his original path, it deviates from its original path, this phenomena is also known as refraction। ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अब ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस। ठीक है, आई इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों को रिलेट करके स्नेल्स ने अपना एक लॉ बताया। ठीक है, तो आते हैं हम लोग पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, अब इसको मैं थोड़ा आपको आसान करके बताता हूं, इसको थोड़ा आसान करके बताता हूं। तो कभी भी आप स्नेल्स लॉ लिखे बेटा, आप हमेशा ये लिखना म्यू 1 इंटू साइन आई शुड बी इक्वल टू म्यू 2 इंटू साइन आर। ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं बेटा? सर आप तो ये भी बोल सकते थे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, जैसा कि किताबों में लिखा जाता है। लेकिन जब आप सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, तो कई बार म्यू 1 की जगह म्यू 2 लिख देते हैं हम लोग, और म्यू 2 की जगह म्यू 1 लिख देते हैं।
तो उसको बचने का क्या तरीका है कि जिसका मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 किसके लिए, आई के लिए, तो उनको एक साथ लिख दो, आपसे आसानी से बनने लगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें अब स्नेल्स लॉ की, तो क्या होता है इसका, अगर हम लोग लिखें तो इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगे सभी। एंड दूसरा पॉइंट कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1, नहीं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अच्छा, अब यहां पर एक और प्रॉब्लम आता है, ये स्नेल्स लॉ का दूसरा डेफिनेशन। एक और प्रॉब्लम आता है यहां पर, क्यों म्यू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, सी अपॉन वी 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई सी अपॉन वी 1 लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी 1 अपॉन वी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, λ1 अपॉन λ2 लिख सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो सेम है। तो ये सभी हम लोग स्नेल्स लॉ में सवाल बनाते समय यूज कर सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ का बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी एक प्लेन में है। दूसरा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बोल सकते हैं। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं हम लोग। ये जो बेटा म्यू 1 है, इसको हम लोग म्यू 1 2 भी लिखते हैं। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इसे हम लोग म्यू 1 2 भी लिखते हैं, जिसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कभी कभी ये भी स्टेटमेंट दिख सकता है आपको। अगर हम लोग बात करें कि रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेयर में जा रहा तब क्या होगा, तो सबसे पहला केस ले रहे हम लोग, फर्स्ट केस, कि ये डेंसर से टू रेयर जा रहा है। ठीक, तो ये नॉर्मल है हमारे लिए। ये क्या है हमारे लिए बेटा, ये मान लो म्यू 2 ले लिया मैंने, म्यू 8 ले लिया, समझने में आसानी हो जाएगी बस। रे ऑफ लाइट आया, टकराया, क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास। मैंने क्या बोला था बेटा कि हमेशा हम लोग क्या लिख लें, म्यू 2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 8 इंटू साइन आर। यानी देखो बेटा, यहाँ पे डी अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, डी अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, जब आप देखोगे इसको, साइन आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं लोग, म्यू 2 अपॉन म्यू 8 इंटू साइन आई की वैल्यू के बराबर। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये किधर हो जाएगा, साइन आर की जो वैल्यू होगी वो लेसर देन आएगी, यानी कि वो वैल्यू थोड़ी कम आएगी। इस पूरे वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो कम आएगी, यानी कि क्यों क्यों क्योंकि इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो एक से तो कम ही होगी, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ये हमारा क्या है, बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर के तरफ जाती है, डेंस सॉरी 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 गलत हुआ है, एक सेकंड एक सेकंड, जब भी रे ऑफ लाइट, उल्टा बता रहा था मैं, जब भी रे ऑफ लाइट किधर से किधर जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो वो हमेशा अपने ओरिजिनल पाथ से दूर चला जाएगा। यानी ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल, ये हमेशा ज्यादा आई आई से, आर। तो आर विल बी ऑलवेज मोर देन आई। यहां से जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा, एग्जांपल्स भी लेकर हम लोग देख सकते हैं कि आर की वैल्यू हमेशा आई से ज्यादा ही आएगी। कब, जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगा। तो इसी से हम लोग क्या लिख देते हैं, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है,
अगर मान लो ये रेयर टू डेंसर जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है, अच्छा, मतलब ये वाला जो मीडियम है ये हमारे लिए रेयर है, यानी इसकी वैल्यू कम होगी इस वैल्यू से, ये डेंसर है हमारे लिए। तो जब भी रे ऑफ लाइट किधर से किधर आएगा, ये आया, टकराया, ठीक है, अभी के टाइम पे ये है हमारे पास आई, ये है आई, अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ आर। अब यहां से आर हम लोग जब भी देखेंगे तो देखेंगे कि वो थोड़ा कम वैल्यू आ रहा है, ये कम वैल्यू आ रहा है, मतलब जब भी रे ऑफ लाइट किधर से किधर जाएगा, रेयरर से डेंसर में जाएगा, तो हमेशा वो क्या करेगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। खुद भी हम लोग चेक कर सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट केस के लिए, कि सपोज एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट केस के लिए जो हमारा क्या था, डेंसर से रेयर में जा रहा था। तो मान लीजिए फर्स्ट केस के लिए ले लिया कि डेंसर की वैल्यू ले लेते हैं 1.33 या 4/3 ले लेते हैं, तो म्यू डी की वैल्यू ले लेते हैं 4/3, आई को ले लेते हैं हम लोग सपोज 60 डिग्री या 30 डिग्री ही ले लेते हैं, अच्छा, और म्यू आर को ले लेते हैं हम लोग 1। तो हम लोग साइन आर कैसे निकालेंगे, साइन आर हम लोग को पता है म्यू बाई डी यानी 4/3, म्यू आर की वैल्यू क्या है, वो तो 1 ही है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, ये वैल्यू हो जाएगी 2/3। अच्छा, तो ये कितना होगा, देखो बेटा 30 डिग्री की वैल्यू आप देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, 1/2 है, और ये 0.66 समथिंग आ रहा, 2/3 0.66 समथिंग आ रहा, मतलब जो आर है हमारा डेफिनेटली वो 30 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कितना है, 0.66 है या 67 है, तो ये 30 डिग्री से तो ज्यादा है, इतना पता चल गया, मतलब ये किधर हो गया, दूर चला गया। अब अगर बात करें सेकंड केस के, रेरर से जब डेंसर जा रहा, तो मान लीजिए यहाँ पर म्यू वन, वही सेम वैल्यू ले लेते हैं, सब कुछ सेम ले लेते हैं, बट अभी कहाँ जा रहा है ये, कहाँ जा रहा है ये, रेरर से डेंसर में जा रहा है, तो म्यू आर इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री ही रखते हैं, इज इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर, म्यू आर की वैल्यू है 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लोग म्यू डी की वैल्यू कितनी है, 4/3 इंटू साइन आर, ठीक है, इसको देखो बेटा, अब हम लोग अगर साइन आर निकालें तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी, मतलब 3/8 को अगर मैं लिखूं तो ये 0 पॉइंट कितना है, 8 या 24, ठीक है, तो 0.3 समथिंग हो जाएगा, 0.35 समथिंग हो जाएगा, 35 समथिंग हो जाएगा, है ना, 0.35 लगभग आ जाएगा, 0.37 आसपास आ रहा है, 7, 8, 56, हाँ 0.37 आसपास, मतलब ये कितना है बेटा, ये 60 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, यानी ये 0.5 से कम है, अपने को क्या पता कि साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, ये 0.5 से कम है, मतलब जो एंगल आया होगा वो 0.5 30 डिग्री से कम आना चाहिए, वही बात तो है कि आर की वैल्यू कितनी है, लेसर देन 30 डिग्री है, यही तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, यही है, दोनों को आप समझ सकते हैं यहां से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सा ऐसा केस है जिसके लिए, कौन कौन से ऐसे केस हैं जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस बराबर हो जाए, ठीक है, आराम से हम लोग बात कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस अगर बराबर करना है तो सबसे पहली बात क्या है, आप म्यू वन और म्यू टू को दोनों को बराबर कर दे, जब म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू हो जाएगा तो जितने एंगल से ये आया था भाई साहब उतने एंगल से ही निकल जाएगा, मतलब आई और आर बराबर हो जाएंगे। दूसरा केस क्या है बेटा, दूसरा केस क्या है कि आप म्यू वन म्यू टू को, दूसरा केस क्या है, म्यू वन म्यू टू को अलग अलग रहने दो, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कर दे, 0 डिग्री कर दे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 डिग्री कर दे, तो ये अगर 0 डिग्री से आकर टकराया है सीधा सीधी चला जाएगा,
ठीक है, मतलब i इज इक्वल टू 0 कर दो तो r की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। आया समझ में? चलो, अगर बात करें कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। देख बेटा, मान लो यहां पर अपने पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है, आई, ये हम लोगों ने निकाला क्या, μ1, ये है μ2। अब इससे हो सकता है कि ये आगे चला हो गया, अवे चला गया हो, या तो हो सकता है ये टूवर्ड्स आ गया हो, जो भी हुआ हो, दोनों केस हो सकते हैं, है ना। तो मान लिया मैंने ये अवे चला गया, यहां से यहां चला गया, ये है आर। तो डेविएशन कितना हुआ है बेटा, अगर डेविएशन हम लोग देखें तो ये ओरिजिनल पाथ से जितना दूर गया है, बस यही हुआ है डेविएशन। यानी कि आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, आप डेविएशन क्या निकाल सकते हैं, अपन आर निकाल सकते हैं, आई पता है क्योंकि 3 डाटा अपने पास होंगे ही। तो डेविएशन इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, डेविएशन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस आई, इस केस में लिख सकते हैं आर माइनस आई। अगर ये टूवर्ड्स नॉर्म, टूवर्ड्स हो जाता, मतलब डेविएशन किधर होता बेटा, टूवर्ड्स हो जाता, मतलब क्या होता, अगर टूवर्ड्स हम लोग बोल रहे हैं तो ये किधर से आ रहा होता, रेरर से डेंसर की तरफ आ रहा होता, तो उस टाइम में हम लोग डेविएशन को क्या बोलते हैं, आई माइनस आर करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप नोटिस करना। चलो मैं जल्दी में वो भी बता ही देता हूँ। मान लीजिए ये इधर से आया था, इधर से आया था, और ये टूवर्ड्स हो गया, टूवर्ड्स हो गया, ठीक है। तो ये है मेरा डेविएशन, ये है डेविएशन। अब डेविएशन को अगर इस केस में हम लोग निकालें तो डेविएशन अभी क्या हो जाएगा, आई माइनस आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केस में आप डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाओ, अगर हम लोग स्नेल्स लॉ थ्रू मल्टीपल बाउंड्रीज बोले, स्नेल्स लॉ, है ना, तो मल्टीपल बाउंड्रीज, पैरेलल बाउंड्रीज, देख बेटा इसका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर सपोज बहुत सारे मीडियम हो, बहुत सारे मीडियम मैंने रखे, ठीक है। तो यहाँ पर μ1 ले लिया, नहीं इसको μ1 ले लेते हैं, यहाँ μ2 ले लेते हैं, यहाँ μ3 ले लेते हैं, यहाँ μ4 ले लेते हैं, ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर। फिर यहाँ पर कुछ होगा, फिर यहाँ पर कुछ होगा, फिर यहाँ पर कुछ होगा। तो मैं सबको θ1 θ2 लेकर चलता चला जा रहा हूँ, और आप देखते रहना। यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है, θ1, फिर ये इधर से इधर आया होगा, फिर ये इधर से इधर भी गया होगा, हल्का हल्का बेंड हो रहा है, फिर ये इधर भी आया होगा, फिर फाइनली ये इधर निकल गया होगा, μ5 से निकल गया होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इन दोनों के लिए, अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ बेटा, μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन θ2। ठीक है, यहाँ पे θ2 होगा, ये θ2 तो ये भी थीटा। अब 2 से 3 के लिए लिखें तो क्या लिख सकते हैं, μ2 साइन θ2 इज इक्वल टू μ3 साइन θ3। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखेंगे ये θ3, ठीक है, तो ये भी θ3, यानी कि यहाँ पर भी देखिए तो μ3 साइन θ3 इज इक्वल टू μ4 साइन θ4। यानी इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप ऐसे याद रखें, आपको ज्यादा फायदा होगा, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट।